हे गाइस, मैं हूँ राघवेंद्र प्रताप सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन सीरीज के इस तीसरे लेक्चर में। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको सद्बुद्धि दे। तो गाइस, अभी हमने देखा कल के लेक्चर में कि हमने फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उसके बाद हम कुछ एक बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट जो कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2014 तक का हमने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है। उसके बाद का तो हमें नहीं मिल पाया, तो इसके हिसाब से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी था हमने उनको मार्क कर लिया है। और आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि ये सारे टॉपिक जैसे कि कोहेजन, एडहेजन, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी वगैरह ये कितने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अगर इसी को देखा जाए ससंजन बल को, जो कि है कोहेजिव यानी कोहेजिव फोर्स यानी कोहेजन क्यों होता है, ये आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करें इससे पहले हम आपको इसकी समरी को समझा देते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे हम लास्ट में। तो यार, ससंजन बल क्या होता है या कोहेजन क्या होता है। तो बेसिकली कोहेजन क्या होता है, कोई भी अगर हम मैटर लेते हैं तो मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपस में ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। जब किसी भी तरल के, यानी कि हम यहाँ पर फ्लूइड डिस्कशन कर रहे हैं, तो फ्लूइड को लेते हैं, किसी भी फ्लूइड के जब पार्टिकल्स आपस में ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका ये जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसी को हम कोहेजन या ससंजन कहते हैं, ठीक है ना। ससंजन का मतलब होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है जिसमें कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें और कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। इसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स बनता है, यानी कि जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेजन फोर्स, ठीक है। तो यार, ये होता क्यों है। कह रहा है कि ये पानी की बूंद होती है, जब बारिश होता है ना, तो हमें दिखता है कि पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पानी की बूंद एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है ना, तो उसका एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट होता है एयर से। एयर एक दूसरा मीडियम है। और अभी हमने बताया कि जो पानी की या किसी फ्लूइड का जो एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके बनने में जो पार्टिकल्स यूज होते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। तो पानी की बूंद जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो क्या करती है कि वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब दे आर अट्रैक्टिंग टू मच ईच अदर, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है कि उनका जो शेप होता है वो राउंड, यानी वो सर्कुलर हो जाता है, यानी गोल हो जाता है, ठीक है ना। स्फेरिकल आप कह सकते हैं, सर्कुलर नहीं कह सकते, स्फेरिकल हो जाता है। इस गुण के कारण ही होता है ना, इसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आती है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से उनमें कोहेजिव फोर्स आता है और इसी वजह से इनमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आती है। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी में लिख दिया है। तो आप लिखना शुरू करिए कि तरल का वह गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, ससंजन बल कहलाते हैं। पानी की एक बूंद, ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गया। बाकी का हमने आपको बताया कि पानी की एक बूंद जो होता है गोल क्यों होता है, क्योंकि पानी में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर में, यानी कि एक अदर मीडियम में एंटर करता है, तो उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर वो अपने आप को, यानी कि अपना जो कांटेक्ट एरिया होता है एयर के साथ, वो कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से इसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आप सभी इस सारी चीज़ों को अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। कह रहा है कि पारा, पेंट तथा सरेस में ससंजन गुण अधिक होता है। पारा क्या करता है, पारा आप देखिए, जब या कहीं आप गिर जाए, जब आप मैनोमीटर की बात करेंगे तो मैनोमीटर में या फिर किसी अन्य चीज़ में अगर पारा भरा हुआ और वो गिर जाता है तो क्या करता है, वो पानी की तरफ फैलता नहीं है, ठीक है ना। अगर वो ज़मीन पे गिर गया तो पानी की तरफ फैलता नहीं है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो, उनके बीच का जो कोहेजन फोर्स होता है दैट इज़ टू हाई, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे गोल
बॉडी के रूप में इधर उधर आपको बिखरा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। और जान ही रहे हैं पारा एक लिक्विड होता है, तो छूते ही फिर से वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा एक जैसे ड्रॉप के फॉर्म में ही, ठीक है ना। अब कहता है कि पेंट का भी संसंजन गुण अधिक होता है, ठीक है ना। अब अगला जो आता है वो है संसंजन के बाद, कोहेजन के बाद एडहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स क्या होता है, जब ये सेम तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कोहेजन फोर्स कहते हैं। और जो दूसरा है हमारा वो है असंजन बल, जैसे कि एडहेजिव फोर्स कहते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, एडहेजिव फोर्स जो होती है वो ऐसी जैसे कि विभिन्न तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अब यार देखो क्या कहता है, किसी ठोस इसी तरह, हाँ, एक दूसरे को खींचते हैं। किसी तरल और ठोस के अणुओं का आपस में आकर्षण होता है। किसी तरल और ठोस का मतलब ये हो गया, जैसे पानी कार पे हमने डाला तो कार भीग गया, ठीक है ना। भीग गया इसका मतलब ये हुआ कि पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कुछ, हाँ, पानी का कुछ मॉलिक्यूल उससे सॉलिड के मॉलिक्यूल से चिपक गया, यानी पेंट उस पर जो पेंट चढ़ा हुआ है उससे चिपक गया। इसी तरह हम कोई चीज़ अगर अपना फर्श धुल रहे हैं तो ये फर्श को धुला जा रहा है पानी डाल के, तो फर्श भीग जाता है। भीग इसलिए जाता है क्योंकि फर्श के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि पारा जो होता है वो लेड की तरह, अगर हम बात कर रहे हैं पारे की, तो वो क्या करता है, कांच की तरह, यानी कांच की तरह सतह को गीला नहीं करता। कांच की सतह को गीला नहीं करता। अब कांच की सतह को ये पारा इसलिए गीला नहीं करता है क्योंकि जो कोहेजिव फोर्स होता है पारा में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ग्लास के, वो क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से वो फिर से वही बताते हैं आपको कि फिर वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज होते हैं और इसीलिए उसको भिगो नहीं पाता। भिगो का मतलब होता है जैसे हमने पानी डाला और वो ग्लास भीग गया, ठीक है। तो अगर हम उसमें पारा डाल देते हैं ग्लास के सरफेस पे तो वो उसको भिगो नहीं पाता है, क्योंकि इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उनके बीच में कोहेजिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। जो पारा होता है उसमें कोहेजिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको टैकल नहीं कर पाता है। परंतु पानी कर लेता है, क्योंकि पानी में असंजन बने या एडहेजिव प्रॉपर्टी, यानी कि एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के पार्टिकल से जो होता है अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि एक पार्टिकल का दूसरे तरह के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है पानी में। इसलिए क्या करता है, पानी जो होता है ग्लास के सरफेस को भिगोता है। और इसीलिए हम लोग जनरली देते हैं, हमारे घर में शीशा है तो हम क्या करते हैं, उसको शीशे के दरवाजे को किसी से पानी से धोते हैं, और साथ ही साथ उसमें पारा तो जनरली यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। और क्या फिर किसी और चीज़ से, जैसा कि होता है क्या, एंटीबैक्टीरियल जो लिक्विड्स होते हैं उनसे हम धोते हैं ताकि उसकी सफाई होती है, या फिर जो चमकाने वाले होते हैं ग्लास सरफेसेस को, उन सारे का यूज हम उसको धोने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पानी में असंजन बल यानी एडहेजिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए ही यह सारे को भिगोता है। अब पेंट हमने बताया, पेंट में कोहेजिव ज़्यादा होता है तथा ग्लू में भी असंजन अधिक है। पेंट में क्या होता है, कोहेजन ज़्यादा होता है और एडहेजन भी होता है। इसी वजह से ही क्या करता है, ये किसी चीज़ के सरफेस पर ठीक से पेंट किया जाता है। पेंट करने का मतलब है उसको चढ़ाया जाता है, उसकी एक परत, उसकी कोटिंग की जाती है ना। अगर इसमें एडहेजिव फोर्स नहीं होता, सिर्फ कोहेजिव फोर्स ही ज़्यादा होता, तो हम क्या करते, तो इसकी प्रॉपर्टी में एक कमी आ जाती कि ये किसी चीज़ पे, मतलब जो हम कोटिंग करते हैं जैसे पेंट की, वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप देखेंगे कि ये 2002, 5, 6 और 7 तथा 12 में भी 5 बार आया है, और उसके बाद 12 के बाद हमें इसकी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं मिल पाया तो हमने एनालाइज नहीं किया, ठीक है ना। तो आगे देखें तो हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो आता है सरफेस टेंशन का। यार सरफेस टेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो यार इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा। असंजन तरल का वह गुण है, असंजन तरल का वह गुण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के अणु, विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु, तरल बोले तो फ्लूइड्स के अणु एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड क्या होते हैं, मैं आपको शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाया था पिछले वीडियो में, तो इसको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। तो यार फ्लूइड वो होते हैं जो क्या कहते हैं, फ्लो की प्रॉपर्टी, जिनमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है एट
रूम टेम्परेचर या कह सकते हैं, जो कि सामान्य टेम्परेचर पर जो बहने की क्षमता रखते हैं, और जिस भी इनका अपना कोई जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। ये तो बहुत ही कॉमन डिफिनीसन है, लेकिन मैं सोचा एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपको मेमोरी में वो नहीं होगा तो फिर से आ जाएगा। यानी फ्लो, तो अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड क्या होता है, ये वो मटेरियल्स हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्लो करते हैं, ठीक है ना, और इनका जो अपना आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, जैसे दूध, पानी वगैरह, ठीक है ना। ये जिस भी पॉट में रखे जाएंगे उसका शेप ले लेंगे। अब यार इनके पीछे इनका शेप क्यों नहीं निश्चित होता, अगर हम उसकी बात करें तो यार अभी चलो ठीक है, इसका एक और डिफिनीसन होता है। कह रहा है कि तरल पदार्थ है जो समान तापमान पर जिस भी बर्तन में डाला जाए, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि भाई व्हाट इज़ लिक्विड, लिक्विड क्या है, तो भाई पानी में हमने गिलास में डाल दिया, वो गिलास का शेप ले लिया तो वो लिक्विड है। लेकिन कह रहे हैं कि इस पर इसका ये भी कि जो फ्लो की प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है ना, और जिसका शेप जो है फिक्स नहीं हो। अब ये बात कर रहे हैं कि ये अगर थोड़ा सा शेयर फोर्स भी, इसका एक और हायर डिफिनीसन अगर देखा जाए थोड़ा हायर लेवल में, तो कह रहा है कि फ्लूइड वो होता है जिसका शेयर फोर्स ज़्यादा, यानी शेयर रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। अगर थोड़ा सा भी हम उसमें डिफॉर्मेशन होते हैं कर देते हैं, तो डिफॉर्मेशन कब तक होता रहता है, जब तक कि उस पर्टिकुलर फ्लूइड को किसी चीज़ में क्लोज ना किया जाए। क्लोज करने का सेंस ये है, देखिए अगर हमने इस मान लीजिए एक फ्लूइड है, ठीक है, मान लीजिए कि ये फ्लूइड का कोई एटम है, और ये एक फ्लूइड है, ठीक है ना, और इस पर एक लग गया फोर्स। अब इस पर एक शियर फोर्स लग गया। शियर फोर्स क्यों? शियर फोर्स ये इसलिए है क्योंकि शियर फोर्स क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो शियर फोर्स क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि दो प्लेन्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सरकाने या कट करने की कोशिश। अब देखिए ये इधर कट करने की कोशिश कर रहा है और ये इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा बीच में, इनके बीच की ये क्या होता है, जो एक इसके बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब ये अगर एक देखिए, अगर ये डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कंप्रेस करने लगेंगे, ठीक है ना। अब शियर फोर्स का मतलब होता है जो फोर्सेज जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और उनके बीच में एक जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर होता है उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है। ये आप लोग सॉम में पढ़ेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर इस पर फ्लूइड पर हम शियर फोर्स लगा दें तो इसका कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि हमने एक बार इस पर शियर फोर्स लगा दिया, यानी कि फोर्स लगा दिया, ठीक है, लगा दिया ऐसे ही फोर्स, और इसको छोड़ दिया, ठीक है। उस फोर्स लगने की वजह से इसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता जाएगा, यानी कि अभी ये इस शेप में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम एक अच्छा सा फिगर बनाएं तो हम देखेंगे कि मान लिया जाए कि पहले वो कुछ यूँ था, ठीक है, जिस पर कि एक फोर्स लग रहा था, हमने लगा दिया शियर फोर्स इस इंटेंसिटी का। अभी ये जो शियर फोर्स है वो कंटिन्यू है, ठीक है ना। अभी ये जो शियर फोर्स है वो कंटिन्यू है और इस पर ही एक्शन कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इस शियर फोर्स की वजह से जो इसमें चेंज आएगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन इसकी कुछ यूँ थी, सॉरी कलर चेंज हो गया, तो इनिशियल पोजीशन इसकी कुछ यूँ है, ठीक है। अब जब हमने शियर फोर्स लगा दिया तो इसमें कुछ चेंज होगा, कुछ डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, डिफॉर्मेशन के बाद ये इसका शेप जो होगा कुछ यूँ हो जाएगा, ठीक है, और ये अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा फिगर बनाने में मुश्किल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने अभी भी कहा कि ये कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता जाएगा। एक बार आपने शियर फोर्स लगा दिया, उसके बाद ये डिफॉर्म होगा, कंटिन्यू है अभी भी इसका डिफॉर्मेशन, शेप कुछ यूँ होता जाएगा, ठीक है। इसके डिफॉर्मेशन में ये डिफॉर्मेशन रुकेगा कब भाई, शियर अभी वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, डिफॉर्मेशन होता जाएगा। तो यार अगर हम इसको क्या करते हैं, इसके फ्लो को बंद करवा देते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो डिफॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। अब फिर से हिला दिए तो फिर से उसमें डिफॉर्मेशन आ गया। हिलाने का मतलब होता है मान लीजिए शेक करना, ठीक है ना। जैसे कोई गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें हमने पानी को हिला दिया तो फिर से उसका डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया और वो उसमें शेकिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से अब डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ये हमने आपको बताया कि डिफॉर्मेशन का होता है मतलब कि उसमें जो होता है उसका शेप में चेंज होता जाएगा, ठीक है ना।
एक बहुत ही स्मॉल छोटे फोर्स लगा देने पर भी शियर फोर्स इसकी नेग्लिजिबल होती है। फ्लूइड क्या होता है जिसकी शियर फोर्स नेग्लिजिबल होती है, यानी बहुत ही कम शियर फोर्स को ये रजिस्ट कर पाता है। एक बार इस पर शियर फोर्स लगा के हम छोड़ देते हैं तो उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता रहता है। तो ये फ्लूइड की एक परिभाषा हो गई, यानी डिफिनीशन हो गया। अब हमने बताया था फ्लूइड जो होता है वो गैस और वेपर कह सकते हैं, गैस और लिक्विड का को कम, मतलब अगर हम देखे जाए इन दोनों को अगर एक साथ देखते हैं तो इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम गैस तथा वेपर दोनों ही लेते हैं साथ में, देखिए गैस में। तो यार उसके बाद हम एडिशन फोर्स के बाद हमारा जो आता है टॉपिक वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है इसको हम बहुत ही डिटेल में भी आपको बताते हैं। सरफेस टेंशन जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये समझें टेंशन क्या होता है, ठीक है ना। टेंशन का मतलब होता है कि खिंचाव, ठीक है, उसके बीच में किसी भी चीज़ में खिंचाव कितना है उसी को हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। ये जनरली होती हैं अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस की वजह से जिनका एक्सिस सेम हो। एक्सिस सेम होने का मतलब ये है कि अगर फोर्सेस, कोई भी फोर्स जो है वो उसका एक्सिस एक है, ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन, सॉरी ये तो उल्टा डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो फोर्स लगाएंगे इस पर्टिकुलर बॉडी पर इसे हम कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे। अगर यही फोर्सेस उल्टे डायरेक्शन में लगती हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये पुल क्रिएट करेंगे। पुल मतलब खिंचाव, ठीक है। ये इस बॉडी को खींचने का प्रयास करेंगे, और ये जो खिंचाव होता है यानी कि इसके अंदर खिंचाव की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, हम टेंशन कहेंगे। तो टेंशन क्या करता है, ऐसे फोर्स जब लगते हैं जो उनको एक बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं उनको हम टेंशन कहते हैं। उनको फोर्सेस की वजह से जो इसके अंदर जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम टेंशन कहते हैं। तो यार देखो, अब ये जो टेंशन हो गया, अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन बेसिकली अभी हम यहाँ पर फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम सॉलिड बॉडी नहीं देखेंगे, हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर फ्लूइड्स को, ठीक है ना। तो फ्लूइड क्या होती है यार, फ्लूइड में जब टेंशन कैसे होगा, जब कोई लिक्विड या कोई गैस, अब ये लिक्विड या गैस ऐसा होना चाहिए जो आपस में घुल ना जाए, अदरवाइज़ तो जब वो घुल जाएगा तो वो पूरा उसमें गैस का जो मतलब कंटेंट होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा कोई फ्लूइड या गैस या दोनों फ्लूइड ही हो जो एक दूसरे में मिक्स ना होते हो, ठीक है ना, जब ये मिलेंगे तो उनके बीच जो होता है उनके सरफेसेस में आप एक खिंचाव देखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर खिंचाव हमें देखने को मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हमारे पास एक फिगर है, हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है और ये कैसे होता है। तो यार देखो, अभी यहाँ पर हमने दिखाया है एक फिगर जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फोर्सेस अंदर और बाहर दोनों तरफ लग रही हैं, ठीक है ना। ये जो एरोज लगे हुए हैं ये कुछ एरोज नीचे की तरफ हैं यानी कि अंडर टुवर्ड्स द वाटर, और कुछ हैं टुवर्ड्स द एयर, टुवर्ड्स द वाटर। ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जाने की कोशिश कर रहा है ये फिगर कि यार ये पर्टिकुलर जो एरिया है, सॉरी, ये जो अलग कर्व्ड सरफेस है जो कि इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब है कि पानी और एयर के बीच में जो भी जो सरफेस है जो पानी और एयर को अलग कर रहा है, उस सरफेस पर जो एटम है, मान लीजिए कुछ एटम है जो इस सरफेस पर हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि कुछ मटेरियल्स में कोहेजिव प्रॉपर्टी होती है। कोहेजिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें मटेरियल के पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, इवन ए मॉलिक्यूल भी वाटर मॉलिक्यूल है। अब इधर भाई एयर भी है, ठीक है ना, कुछ एयर भी है, ये थोड़ा सर्कुलर, ये एयर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्या कर रहा है, एयर जो है कोशिश कर रहा है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यानी एडहेसिव फोर्स लगाने की, ठीक है, एडहेसिव फोर्स लगा रहा है टॉप मोस्ट सरफेस पर। लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पर कोहेजिव फोर्स लगा रहे हैं, सेम एटम को ये लोग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस खींचातानी में चूँकि इसका जो वाटर और एयर के बीच में ये जो खींचातानी चल रही है, इसमें क्या होता है ना कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी
कोहेजिव प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जो संसंजन बल जिनका ज़्यादा होता है, यानी कि वाटर का संसंजन बल यानी कोहेजिव फोर्स एयर की कोहेजिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये जीत जाते हैं। अब जीत जाने का मतलब ये हुआ कि जीत जाने का मतलब ये हुआ कि ये कोई इनाम तो पाएंगे नहीं, ठीक है। अब यार जीतेंगे तो ये क्या होगा, ये अपनी तरफ लेते आएंगे, ठीक है। अब इसको बेसिकली आप अगर हम ये ऐसे समझें तो मान लीजिए पहले पानी का लेवल कुछ यूँ था, ठीक है। अभी यहाँ से ये खींचातानी शुरू हुई, ये हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पर हुए सॉरी ये एयर मॉलिक्यूल्स और ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कर रहे हैं क्या, कोशिश सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनको अपनी तरफ खींचने की, और इन्हीं को कोशिश कर रहे हैं जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपनी तरफ खींचने की। लेकिन पावर किसका ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा होगा ये उसकी तरफ चले जाएंगे। पावर ज़्यादा है कोहेजिव फोर्स, जो कि पानी के एटम्स में होता है, ठीक है ना। एक तरह के एटम्स में जो फोर्स लगता है उसको कोहेजिव फोर्स कहते हैं। तो यार क्या करता है फाइनली, जो पानी के कोहेजिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये जो होता है टॉप मोस्ट सरफेस को अपनी ओर अंदर की तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन जो सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, वो सिनेरियो यही है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये है, ठीक है, जिसमें आपको ये पानी का सरफेस थोड़ा सा कर्व फेस में नीचे दबा हुआ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यार कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि इसके बीच का एंगल आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पानी का सरफेस नीचे की तरफ दबा कैसे होता है और इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एक और हमारे पास फिगर है जो कि हम उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसको पहले हम लिख लेते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा है डेफिनेशन क्या होता है भाई, पृष्ठ तनाव क्या होता है। हमने आपको बताया कि जब ये कोई जो द्रव होते हैं वो पानी में घुलने वाले नहीं हों तो क्या होता है, उनके बीच में कोहेजिव एडिजिव फोर्स लगता है। अगर कोहेजिव फोर्स पानी का एयर से ज़्यादा है तो पानी नीचे की तरफ दबी हुई, अगर एयर का ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी का लेवल जो होता है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो हमने डिफिनीसन आपको बताया कि किसी द्रव तथा गैस या द्रव, यहाँ पर आपको जो डिफिनीसन है वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसके यूनिट की अगर हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो कह रहा है कि तनाव बल जो होता है प्रति इकाई लंबाई में यानी कि पर यूनिट लेंथ में एक्सप्रेस किया जाता है। कितने यूनिट लेंथ पर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कितने यूनिट पर कितनी लेंथ पर, अब लेंथ की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ये सरफेस पर लगता है, ठीक है ना। कितनी लेंथ पर कितना ज़्यादा सरफेस टेंशन, कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स प्रति इकाई लंबाई व्यक्त किया जाता है। इसकी लंबाई जो होती है न्यूटन पर मीटर होती है। अब यार अगर हम देखें सरफेस टेंशन होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर होता है, ये जो सरफेस टेंशन सॉरी तनाव बढ़ने के साथ साथ घटता है। अब तनाव बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट जाता है, इसका क्या मतलब है ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो यार, ये है वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, यानी पानी की बूंद है, ठीक है। इनके बीच में जो होता है लगता है कोहेजिव फोर्स। वो फोर्स क्या करता है कि सारे एटम्स को अंदर की तरफ यानी कि एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं एक दूसरे को पकड़ के यानी कि बांध के रखते हैं। अब जब हम टेम्परेचर देते हैं, अब हम देते हैं हीट क्या करता है उनके बीच में करवा देता है झगड़ा, ठीक है। हमने इसको हीट दिया तो ये क्या किया, इनके बीच में करवा दिया झगड़ा। अब झगड़ा करवा दिया तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी कि जिस यूनिटी की वजह से ये बंधे हुए थे, ठीक है, वो यूनिटी टेम्परेचर क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो भाई वो आपने सुनी होगी, 4 भाई थे, उसके बाप ने बुलाया कि बेटा आओ सभी लोग एक साथ, मैं मरने वाला हूँ। तो सारे आए, तो मैं सोचा कि तुम लोग को कुछ सिखाऊं। तो वो बोले क्या सिखाना चाहते हैं, तो एक एक लकड़ी देता है। ये कहानी तो बड़ी कॉमन सी आप लोगों ने सुनी होगी। तो यही होता है, ठीक है, कि सारे पार्टिकल्स जो होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, लेकिन पानी जैसे ही गर्म किया जाता है उनके बीच का वो जो बेसिक जिसकी वजह से वो जुड़े होते हैं वो ख़त्म होने लगता है, और इसी वजह से इसका टेम्परेचर जो सरफेस टेंशन घटने लगता है, ठीक है। तो इसका अब आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तनाव बल क्यों घटता है।
अब आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है, ठीक है ना। कैपिलरिटी या केसिका, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आपके 2014 तक के क्वेश्चन पेपर में ये 4 बार आया है, हमने ऐसा एनालाइज किया है। तो यार केसिका तो क्या होता है कि ये होता है ऐसा है कि अगर हम बहुत कम डायमीटर का जो तो गाइस हम देखेंगे कि कैपिलरिटी एक्शन या केसिका तो क्या होता है। तो इसमें हम आपको समझाने के पहले समझाते हैं कि यार ये जब देखो बहुत ही स्मॉल डायमीटर का जब पाइप हम पानी में इंसर्ट करते हैं तो उसमें पानी का लेवल कुछ राइज कर जाता है, ठीक है ना। अगर वो राइज कर रहा है तो राइज क्यों कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल कर जाता है, तो ये फॉल क्यों होता है और राइज क्यों होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम एक फिगर लेते हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इसमें पानी का लेवल कुछ डाउन है। पानी का लेवल डाउन क्यों होता है ये आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमें एक दिख रहा होगा कि यहाँ पर पानी का लेवल इस नली में ऊपर है, ठीक है। पानी का लेवल जो होता है वो ऊपर है इन रिस्पेक्ट टू वाट के ये कंटेनर के इन दोनों साइड के कंपेयर में पानी का लेवल थोड़ा ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये लेवल ऊपर है, लेकिन अभी हम एक चीज़ देखें कि इनके बीच का ये जो लेवल का उठ जाना होता है, ठीक है ना, ये लेवल उठ क्यों जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये इसलिए होता है कि पानी का जो इसमें आसंजन बल होता है यानी कि कोहेजिव फोर्स होता है, वो ससंजन बल यानी कि जो पानी के अणुओं के आकर्षण बल हैं उनसे ज़्यादा होता है पानी की दशा में। यानी कि शीशे, ये मान लीजिए कि शीशा है, ठीक है ना, हम शीशे की नली ले रहे हैं और ट्यूब ले रहे हैं, उसको पानी में डुबा रहे हैं तो उसमें लेवल राइज कर गया। अब पानी की दशा में पानी का शीशे का आकर्षण बल है, उस दशा में ससंजन बल पानी के अणुओं से अधिक होता है। यानी कि शीशे का जो ससंजन बल होता है वो पानी के अणुओं से अधिक होता है, इसलिए पानी जो है शीशे को गीला कर देता है, ठीक है। और गीला कर देता है तो वो पानी उसमें राइज कर जाता है, यानी कि पानी का लेवल उस शीशे में यानी कि उस ट्यूब में राइज कर जाता है। अब उसका जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो मतलब ये जो ऐसा होता है कि डाउन है, ठीक है ना। डाउन का मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ दबा हुआ है, डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ये डिप्रेशन है, ठीक है। ये डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि वाटर एयर और जो कांटेक्ट हो रहा है एयर और वाटर का, इसमें जो क्या कोहेजन फोर्स है पानी का वो ज़्यादा है। लेकिन ये कॉर्नर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर राइज आपको देखने को मिल रहा है। राइज इसलिए है क्योंकि ये जो शीशे का कोहेजिव फोर्स है, एडिजिव फोर्स है, सॉरी एडिजिव फोर्स है, वो पानी के कोहेजिव फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए वो उसका लेवल जो है इस कॉर्नर्स पर राइज किया हुआ है। अगर हम दूसरा फिगर देखते हैं तो वो क्या है, पारे का केस है। यहाँ पर एयर और वाटर का केस लिया गया है और साथ में एक ग्लास का ट्यूब डाला गया है जिसमें कि पानी राइज हुआ है। ग्लास और पानी के कंपेयर में जो लेवल होता है यानी कि जो कोहेजिव फोर्स होता है ग्लास का वो ज़्यादा होता है पानी के कंपेयर में, जिससे कि इसके बीच का जो कोहेजिव फोर्स सॉरी इसके बीच में इसके ऊपर पानी क्या करता है कि इसको भिगो देता है, यानी भिगोने का मतलब होता है उसके ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है। अगर हम पारे का केस देखेंगे तो पारे के केस में क्या होता है कि इनके बीच का जो एडिजिव फोर्स होता है, शीशे का जो कोहेजिव फोर्स है वो पारे के मॉलिक्यूल्स के एडिजिव फोर्स से कम है, ठीक है। कम होने की वजह से पारा जो होता है शीशे का सरफेस को भिगो नहीं पाता है और भिगो नहीं पाने की वजह से इसका जो डिप्रेशन है वो बीच, यहाँ पर आप डिप्रेशन देख सकते हैं। तो यार ये जो डिप्रेशन है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पारे का जो कोहेजिव फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है और उसको टैकल नहीं कर पा रहा है ये जो ग्लास का एडिजिव फोर्स है, ठीक है। अगर ये एडिजिव फोर्स ग्लास का कोहेजिव फोर्स से ज़्यादा होता तो इसमें वाटर का लेवल ऊपर चढ़ जाता, लेकिन
चूँकि पारे का जो कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लास ट्यूब। तो इस केस में यहाँ पर एक डिप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से चूँकि ये भिगो नहीं पाता, ठीक है, भिगो नहीं पाता, यहाँ पर कॉर्नर्स पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे दबा हुआ दिख जाएगा। ये नीचे दबा हुआ इसलिए है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोहेसिव फोर्स की वजह से आपस में बॉन्डेड हैं, और ये भिगो नहीं पा रहे हैं ग्लास के इस या फिर इस कंटेनर के सरफेस को, ठीक है। तो गाइस इन दोनों को फिगर्स को आप लोग बना लीजिएगा और आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। केशिका या केशिकात्व, केशिका या केशिकात्व उस क्रिया को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बहुत कम व्यास की नली को यदि पानी में डुबोया जाए, पानी यानी कि किसी द्रव में डुबोया जाए, किसी द्रव में डुबोया जाए, तो नली में द्रव का तल जो होता है नीचे या ऊपर उठ जाए। द्रव में नली का जो तल होता है वो ऊपर या नीचे उठ जाए। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ गाइस आपका वीडियो आज का ख़त्म होता है, और अगले वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसमें पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही कुछ एक दो चीज़ें जो यहाँ पर मिसलेनियस हैं यानी कि आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं उसको भी कवर करेंगे, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है यानी कि संपीड्यता क्या होती है, और एक चीज़ और कि टेम्परेचर का डेंसिटी पर कितना फ़र्क पड़ता है, शुद्ध जल का कितना होता है, मिट्टी के तेल का कितना होता है, इन सारी चीज़ों को हम लिखेंगे, जान लेंगे, अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे, जिससे कि जानकारी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा हो, या फिर आपको और भी डिटेल चाहिए कुछ किसी चीज़ की डिटेलिंग, तो आप हमें कमेंट करिएगा और हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।